क्यों? कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? रेट लॉ हो गया था हमारा। रेट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट या आर भी लिख सकते हैं, हमने ये पढ़ लिया था कि क्या है द कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट लॉ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑर्डर एक होती है, कौन कौन से ऑर्डर की होती है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो ये ऑर्डर होते हैं। अब हमें इनका पता कैसे करना है? सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि हमें ऑर्डर का पता कैसे चलेगा कि जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, या सेकंड ऑर्डर की है, या थर्ड ऑर्डर की है। तो इसके लिए हमारे पास एक रेट जो लॉ था वहां पे क्या लिखा था हमने? dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की पावर 1। हम क्या कर दें? सम ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सम ऑफ पावर। सम ऑफ पावर क्या हो जाएगा? सम ऑफ पावर। किसकी सम ऑफ पावर? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर। किसका सम करना है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम करना है। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, कितनी पावर है? 1 पावर है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। अब हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की पावर 2। ए की पावर कितनी दे दी? 2 दे दी। तो ये कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर की। कल हमने यहाँ पे ये भी देख लिया था कि यहाँ पे 2 कैसे लिखना है कि रिएक्शन दी हुई है 2a से d का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की पावर 2। तो ये कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी। तीसरे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल है? dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की पावर हाफ और बी की पावर 1। हाफ भी पावर हो सकती है, ध्यान रखना। पावर कितनी हो सकती है? पॉइंट में हो सकती है, जरूरी नहीं हाफ हो। 3/2 भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। पॉइंट में हो सकती है या अपॉन में हो सकती है। तो ये कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? 1.5 ऑर्डर की। कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? 1.5 ऑर्डर की। यहाँ भी क्या दिया हुआ है? हाफ। तो कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की। तो पावर का जो सम होगा वो भी क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करें इंटीग्रल रिएक्ट ऑर्डर ऑफ सी। सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंफ्यूजन होने वाला है कि क्या पावर जीरो भी हो सकती है? क्या पावर जीरो भी हो सकती है? एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ए से क्या बना है? बी बना है। ए प्लस बी से क्या बना है? सी बना है। तो यहाँ पे ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की पावर 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके लिए? dx अपॉन dt इक्वल टू के ए और b। तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। इसकी पावर कितनी रह जाएगी? 1 पावर। क्या कोई ऐसी रिएक्शन हो जाए कि यहाँ पे कुछ भी ना हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगी ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगी। अब एक रिएक्शन हम लिखें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए या सेकंड ऑर्डर के लिए जो भी है कि N2 प्लस H2 किसका फॉर्मेशन हो रहा है? NH3 का। इसके लिए जो कैटालाइज यूज किया जाता है वो आयरन और मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है। आयरन और मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कैसे लिखी जाएगी? dx अपॉन dt इक्वल टू के
N2 और H2, ये हो गया। तो इसका सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कौन से ऑर्डर की होनी चाहिए? सेकंड ऑर्डर की ये रिएक्शन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, 1 + 1 = कितना हो गया? 2 हो गया। कौन सी ऑर्डर की होनी चाहिए? सेकंड ऑर्डर की। कौन से ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की है। एक और रिएक्शन लिखें, H2 + I2 2HI, किसकी उपस्थिति में होगा? ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो ये भी कौन से ऑर्डर की होनी चाहिए? देख लेते हैं, dx/dt = K H2I2 कौन से ऑर्डर की होनी चाहिए? सेकंड ऑर्डर की। लेकिन ये भी कौन से ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है कि जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है उनको हमने 0 ऑर्डर की बना दिया, फर्स्ट ऑर्डर की है उनको भी 0 ऑर्डर की बना दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन कौन सी है वो ध्यान से सुनना। तो ये 0 ऑर्डर जो रिएक्शन होंगी ये हमें समझ में आ जाए। कंडीशन क्या है? कंडीशन वैसे इन रिएक्शन के ऊपर लिख भी रखी है कि कंडीशन होगी। पहली जो कंडीशन होती है लाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होती है? यदि कोई भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, यदि कोई भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो वह रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? 0 ऑर्डर की। ये बात आगे समझ में कौन सी होगी? यदि कोई भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो वह 0 ऑर्डर की होगी। एग्जाम्पल लिखा था H2 + I2, यहाँ पे क्या लिखा था? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HV प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थी, तो यहाँ पे हमने लिखा था SI2HI। तो ये कौन से ऑर्डर की हो गई? 0 ऑर्डर की। लेकिन होनी कौन सी थी? सेकंड ऑर्डर की। 0 ऑर्डर क्यों हुआ? क्योंकि यह लाइट की प्रेजेंस में होगी। दूसरी जो कंडीशन होती है वो हेटेरोजीनियस रिएक्शन। हेटेरोजीनियस रिएक्शन, ये हेटेरोजीनियस रिएक्शन होती क्या है? ये हेटेरोजीनियस रिएक्शन होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। कि हेटेरोजीनियस रिएक्शन ये होती है कि जिनमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलाइट सेम फेज में ना हो या सेम स्टेट में ना हो। इन तीनों की स्टेट क्या हो? डिफरेंट हो, कम से कम 2 की स्टेट डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ये गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है, तो तीनों डिफरेंट फेज में हो गए। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? हेटेरोजीनियस रिएक्शन हो गई। तो हेटेरोजीनियस रिएक्शन भी कौन से ऑर्डर की होंगी? 0 ऑर्डर की होंगी। ये आ गया समझ में? हेटेरोजीनियस रिएक्शन क्या होती है? कौन से ऑर्डर की होंगी? 0 ऑर्डर की होंगी। एग्जाम्पल लिखा था N2 + H2, किसकी प्रेजेंस में कर रहे थे? आयरन और मोलिब्डेनम। आयरन ही ले लें, एमओ को छोड़ दें। किसका फॉर्मेशन हो रहा था? NH3 का। बैलेंस कर लेंगे। ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? हेटेरोजीनियस। तो ये भी कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? 0 ऑर्डर की हो जाएगी। तो हमें ये तो पता चल चुका है कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई हमें करना है। अब इसके बाद बात करें आगे कि जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है उनके लिए इंटीग्रल निकालना है। कि हमारे पास दिया हुआ है A से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? B का। A से किसका फॉर्मेशन हुआ है? B का। कौन से ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की है। ध्यान रखना, कौन से ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की है। 0 ऑर्डर की कंडीशन कौन सी होंगी? लाइट की प्रेजेंस में होंगी और दूसरी हेटेरोजीनियस होंगी। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है? dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? A के। कौन से ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की। तो पावर कितनी होगी यहाँ पे? 0। पावर कितनी होगी? 0। ध्यान रखना, 0 ऑर्डर की है तो पावर कितनी? 0। dx/, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dx/dt = k A की पावर 0। A की पावर कितनी है? 0 है। इक्वेशन नंबर 2। यदि किसी की पावर 0 है, यदि किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यदि किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? dx/dt = k।
क्या लिखना है, dx अपॉन dt इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट कैसे करना है वो देखना, dt को इधर लेके जाना है, dx इक्वल टू के dt, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 का क्या करना है, कर ले इंटीग्रेशन dx इक्वल टू के dt। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, k कॉन्स्टेंट है, और t का t प्लस c या i, c या i रख ले, c रख लो या i रख लो, कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का हमें पता है क्या होता है, x होता है। अब इफ यहाँ पे क्या लेना है, इफ टाइम इक्वल टू 0 होगा तो कंसंट्रेशन में चेंजमेंट भी कितना होगा, 0 होगा। कंसंट्रेशन में चेंजमेंट भी कितना होगा, 0 होगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की जगह 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i इक्वल टू क्या आया है, i इक्वल टू 0 है हमारे पास, i इक्वल टू कितना आया है, 0 आया है। i की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें तो क्या आएगी, x इक्वल टू के सी, x इक्वल टू के सी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेशन इक्वेशन थी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे बात करें हाफ लाइफ टाइम की, इसकी बात करें हाफ लाइफ टाइम की और इसकी यूनिट। पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी, यूनिट निकालनी भी सिखा देंगे और एक फॉर्मूला भी आपको बता देंगे कैसे निकालना। यूनिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था x इक्वल टू के टी, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन टी, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। x क्या है, कंसंट्रेशन, अपॉन टी टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। अब बात करें हाफ लाइफ टाइम की। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट जितनी उसकी कंसंट्रेशन है उससे आधा होने में, हाफ होने में कितना टाइम ले रहा है, हाफ होने में कितना टाइम ले रहा है, वही क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ टाइम। जितनी उसकी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी उससे आधी होने में कितना टाइम लिया, वही क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ टाइम। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, ये आई थी या ये थी। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। हाफ की इतनी ले ली हमने, a/2 ले ली, या और भी कुछ ले सकते हैं, x/2 या a/2। टाइम कितना निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ की कंसंट्रेशन को हाफ होने में कितना टाइम लगा, हाफ टाइम लगेगा जब उसके बीच में पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों x की और t की वैल्यू कहाँ पे रख दें, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख दें, तो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा k इक्वल टू x की जगह क्या रख रहे हैं, a/2, और t की जगह t हाफ को इधर रख लें, t हाफ इक्वल टू a/2k। ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे 2 और k ये दोनों कांस्टेंट है, तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हाफ लाइफ टाइम, कंसंट्रेशन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो इसका ग्राफ प्राप्त होगा t हाफ और a का बिल्कुल स्टेप प्राप्त होगा। ये कंसंट्रेशन हो गई और ये हाफ t हो गया, तो ये ग्राफ जो होगा ये बिल्कुल सीधा प्राप्त होगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपके कोई पर्सन है तो कमेंट बॉक्स में पर्सन
लिखिए, आपका उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आता है।